बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे शहर की तमाम 246 यूसीस के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि 1967 मुलाजमीन की रीशफलिंग का अमल मुकम्मल ना होने के बायस तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। जी हाँ, शहर की तमाम 246 यूसीस के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है और मुजाहिरीन का ये कहना है कि 1968 मुलाजमीन की रीशफलिंग का अमल मुकम्मल ना होने के बायस तनख्वाहें नहीं मिल रही। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और मुजाहिरीन के दरमियान अगर आप मौजूद हैं तो ये बताइएगा क्या मुतालिबात हैं उनके। जी बिल्कुल, देखिए कराची प्रेस क्लब के बाहर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे कराची की जो 246 यूनियन कमेटीज़ हैं उनके मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और उनका मुतालबा ये है कि उन्हें जो तनख्वाहों की अदायगी है वो 2 माह से नहीं की जा रही है। तीसरा महीना शुरू हो चुका है और उसकी वजह ये बताई जाती है कि हल्का बंदियों के बाद रद्दोबदल हुआ है यूसीस के मामले पर, लेकिन जो मुलाजमीन की रिशफलिंग का अमल है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका है। अगरचे जो यूसीज हैं उनमें जो डीटीओ पावर हैं वो मुंतखब नुमाइंदों को दे दी गई हैं, फंड्स भी फराहम कर दिया गया है, लेकिन रीशफलिंग का अमल मुकम्मल ना होने के नतीजे में ये बल्दियाती मुलाजमीन जो कि 1968 इनकी तादाद है ताहाल 2 माह की तनख्वाहों से महरूम है, जिस पर ये सरापा एहतजाज हैं। बताता चलूँ आपको कि इन मुलाजमीन का मुतालबा ये है कि रीशफलिंग का अमल जो है वो महकमा बल्दियात की जानिब से ताख़ीर का शिकार हुआ है, जिसका खमियाजा इनको सैलरी ना मिलने की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। इनके रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा क्या वजूहात हैं तनख्वाहें ना मिलने की? वजूहात तो हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जो डिपार्टमेंट के पास जो तो डिपार्टमेंट कहता है फलां को एप्लीकेशन दे दे, लिस्टें बना के दे दी हैं, रीशफलिंग की जो इनकी प्लानिंग है वो अभी तक पूरी हो ही नहीं पा रही। कोई लिस्टें तैयार नहीं हुई है, आर्डर निकलेंगे, ये आपकी शिफ्टिंग उधर हो गई, आपका ट्रांसफ़र उधर हो गया, कोई प्रॉपर वे बता ही नहीं रहा ना हमें। हम तकरीबन आज 3 महीने से 2 महीने से चीख रहे हैं कि हमें बता दिया जाए कि हमारी शिफ्टिंग क्या हो रही है। कल आपका एक वक्त जो है रीजनल डायरेक्टर से भी उनकी मुलाकात हुई थी, उसकी क्या तफसील? जी बिल्कुल, मेरी खुद मुलाकात हुई थी रमजान फरहान साहब से, और बाकायदा तौर पर रमजान साहब ने ये यकीन दहानी कराई थी कि उनकी ज़ात से तमाम लिस्टें बना के हाईकमांड को दे दी गई हैं, ऊपर बोर्ड के अंदर दे दी गई है, लेकिन वहाँ जाते हैं और पता चलता कोई भी नहीं। रमजान साहब की तरफ से ऑलरेडी लिस्टें हमारी जा चुकी है, लेकिन आपने मालूम किया महकमा लोकल गवर्नमेंट से या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो बल्दियात हैं कि क्या वजह है, कहाँ ताखीर हो रही है, कहाँ आपकी फाइल रुकी हुई है, तनख्वाहों की अदायगी कब तक होगी? सर कोई भी नहीं बता रहा, कोई कहता उसके पास पड़ी है फाइल, को कहता उसके पास पड़ी हुई है। रूल हम रहे, परेशान हम हो रहे हैं, बच्चे हमारे रो रहे हैं, हम जाए तो जाए कहाँ? हम यहाँ पर बहुत परेशानी में आए हुए हैं, जिससे बात करो वो एक नई बात लगे। मुतबादिल हल आपके पास मौजूद है? रीशफलिंग का अमल जो ताखीर का शिकार हो गया है, अगर वो अमल जो है मजीद ताखीर का शिकार होता है तो तनख्वाहें किस तरह अदा की जा सकती हैं आप? सर अगर तनख्वाहें में अदा नहीं की गई तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह हम एहतजाज कर रहे हैं, हमने पहले भी करा जुम्मे वाले दिन, और इंशाल्लाह ताला आइंदा की लाएमली हमारी ये रहेगी कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठेंगे और फिर नहीं उठेंगे। अभी हम मुइबाना गुजारिश करते हैं। कहा यह जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाए जब तक रीशफलिंग का अमल इन यूसी मुलाजमीन का नहीं मुकम्मल हो जाता। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जो है इनकी तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। जी अच्छा रिजवान, ये भी बताइएगा कोई मुज़ाकरात के लिए यहाँ आया है, क्योंकि 2 माह से तनख्वाहों से महरूम है? जी बिल्कुल, अभी तक यहाँ पे ये तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, यहाँ पे इनका प्रोटेस्ट जारी है। इन मुलाजमीन को जो इनका प्लान था वो सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर मुजाहरा करना था, लेकिन चूंकि रेड जोन है वहाँ इंतजामिया ने इनको एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने प्रेस क्लब का रुख किया है। 2 घंटे से जायद हो गया है ये एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उस एहतजाज के बावजूद किसी आला हुक्काम ने यहाँ पर इनकी दादरसी के लिए आने का जो है रुख नहीं किया है, और इनका मुतालबा ये है कि अगर फिलफौर तनख्वाहों की अदायगी का सिलसिला शुरू ना किया गया तो ये फिर गाहे बगाहे अपने अहले खाना के साथ जो है वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। जी तो ये भी बताइएगा रीशफलिंग का जो अमल है उसमें ताखीर क्यों हो रही है?
देखिए रिशफलिंग की जानी थी मुलाजमीन की, चूँकि नई जो यूसीज बनी हैं या जो हल्का बंदियों के तहत उनकी जो हुदूद तब्दील हुए हैं, उसकी वजह से इन मुलाजमीन को इन यूसीज में जो है वो तैनात किया जाना था, उनकी रिशफलिंग होनी थी। इसमें गैर मामूली ताख़ीर दिखाई दे रही है, जो कि महकमा लोकल गवर्नमेंट की नाअहली है और उस नाअहली का खमियाजा इन तकरीबन 2000 के लगभग मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। जी, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया है। रिजवान, ये भी बताएगा कितनी तादाद में इस वक्त ये मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ये मुलाजमीन मौजूद हैं जो कि तनख्वाहों की अदम दस्तियाबी पर जो है वो सरापा एहतजाज हैं। बाजू पर सियाह पट्टियाँ बांधी हुई हैं, मुसलसल नारेबाजी इनकी जानिब से की जा रही है, प्ले कार्ड उठाए हुए हैं और इनके साथ साथ कुछ मुलाजमीन जो हैं वो अपने बच्चों के को भी इस एहतजाज में साथ लेकर आए हुए हैं और इनका मुतालबा है कि अब इनका जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। इनके जो घरों के जो मसाइल हैं वो हद दर्जा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से ये अब रोड पर आकर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर इन तनख्वाहों की अदायगी की जाए। जी ठीक है, रिजवान अहमद हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई 8वें रोज़ में दाखिल हो गई। आज भी मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर SP सोहराबकोट के दफ्तर मुंतकिल किया गया। SP सोहराबकोट के मुताबिक हिरासत में लिए जाने वाले तारकीन वतन की नादरा वेरिफिकेशन कराई जा रही है। मज़ीद जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान। जी बिल्कुल, देखें जो गैर कानूनी तौर के ऊपर मुकीम हैं अफगानी बाशिंदे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 8 रोज़ हो चुके हैं, मुख्तलिफ़ मकामात से इनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद हाजी कैंप के करीब जो होल्डिंग कैंप बनाया गया वहाँ पर उनको छोड़ा गया। मुतादिद अफगानी बाशिंदों को बसों में बिठाकर चमन बॉर्डर भी छोड़ा गया। SP सोहराबकोट हमारे साथ मौजूद हैं। उज़ैर भाई, बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि क्या प्रोसेस है यहाँ पर ईस्ट में, जहाँ पे भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो आपके पास आके यहाँ पे डिप्लॉय हो रही हैं, उसके बाद किस तरह प्रोसेस करके हाजी कैंप आप लोग भेजते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ होता ये है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं उन तमाम लोगों को हम यहाँ लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ नादरा डेस्क बनाया गया है SP सोहराबकोट के ऑफ़िस में। फिर यहाँ पे इनकी वेरिफ़िकेशन होती है और वेरिफ़िकेशन के बाद वो तमाम लोग जिनके कार्ड्स फेक होते हैं या जिनके पास कोई कार्ड्स नहीं होते तो उन्हें हाजी कैंप भेजा जाता है। अंदाज़न 500 से ज़्यादा लोग होंगे जिनको हमने होल्डिंग कैंप्स की तरफ भेजा है और 1000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी वेरिफ़िकेशन कर चुके हैं। जिनकी वेरिफ़िकेशन हो जाती है उनको हम यहीं से छोड़ देते हैं ताकि उनको ज़्यादा तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। देखें, बिल्कुल SP सोहराबकोट जो है वो हमसे मुखातिब थे, उनका यही कहना था कि 500 से ज़ायद ऐसे गैर कानूनी अफगानी बाशिंदे जिनको यहाँ से हाजी कैंप जो है वो पहुँचाया गया है। ताहम ये सिलसिला जो है वो जारी है। होल्डिंग कैंप के अंदर मुतअद्दिद बसें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अफगानी बाशिंदों को जो गैर कानूनी तौर के ऊपर कराची में मुकीम अमन बॉर्डर तक पहुँचा रही हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साइट एरिया की टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन के साथ चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल इन्हीं से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ साइट एरिया वली का चौरंगी के करीब, जहाँ पर एक कपड़े के बनाने वाली फैक्ट्री में जो है आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। सुबह 8:15 बजे फायर ब्रिगेड को इस आतिशज़दगी की इतला मिली थी। पहल जो है 2 गाड़ियाँ रवाना की गई, लेकिन आग की नौयत को देखते हुए मज़ीद जो है यहाँ पर गाड़ियाँ तलब की गई। इस वक्त जो है एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है मुतादिद वाटर हाइड्रेंट्स पर और इसी तरीके से जो वाटर बोर्ड का अमला है वो भी जो है अपनी वाटर बाउजल लेकर पहुँच चुका है। चीफ फायर अफसर मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। इश्तियाक साहब, ये बताएगा कि जब इस तरीके की आग लगती है, देखा जाता है कि कपड़े के गोदाम या कपड़े की फैक्ट्री में जब आग लगती है तो उसमें कूलिंग का अमल जो होता है वो 12 से 24 घंटे तक जारी रहता है। क्या वजह है, ये कब तक इधर कूलिंग का अमल मुकम्मल किया जा सकता है? तकरीबन देखें इसमें जिसमें माल पे डिपेंड करता है, जितना वहाँ पर मटेरियल मौजूद है। अब ये कपड़े की फैक्ट्री है, इसमें कपड़ा बल्क क्वांटिटी में मौजूद है। आग तो बुझ गई, फ्लेम बुझ गए, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए आग तो कंट्रोल में है, लेकिन कूलिंग करने के लिए हमें तकरीबन भी मगरिब हो जाएगी या उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। जी बिल्कुल, देखिए इस हवाले से भी ये भी कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से कि इब्तिदाई तौर पर ये वाक़या जो है शॉर्ट सर्किट के बायस
पेश आया है। ताहम जब पुलिस ने अंदर मायना किया तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अंदर जो है सेफ्टी के लिए कोई इंतज़ामात मौजूद नहीं थे। ताहम जब कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, जो यहाँ पर इदारे काम कर रहे हैं और जो सेफ्टी के हवाले से जो इंतज़ामात किए जाने थे इंतज़ामिया की जानिब से, जो फैक्ट्री इंतज़ामिया है उनकी जानिब से, वो क्यों नहीं लगाए गए, उसके बाद जो इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। जी नाज़रीन, रामसभा में मिल्लत नगर की यूसी नंबर 4 में लोड शेडिंग के बाइस सरकारी काम भी मुतासिर होने लगे। आधे घंटे के वक्फे से 3-3 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं जुनैद जावेद से। जी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ रामस्वामी की यूसी 4 मिल्लत नगर में। रामस्वामी का ये इलाका है। इस यूसी की हालत यह है कि अभी जो है लोड शेडिंग का मामला बहुत ज़्यादा इस इलाके में बढ़ गया है, जिसकी वजह से 18 से 16 घंटे की जो है इस इलाके के अंदर लोड शेडिंग की जा रही है। सरकारी काम जो है वो ठप होकर रह गया है। यहाँ पर देखेंगे कि इस वक्त जो है वो लाइट है नहीं, इसीलिए यूसी के जो सेक्रेटरी हैं, यूसी के जो इंचार्ज हैं, वो भी इसी इंतज़ार में है कि जब लाइट आएगी तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, निकाह नामे और दीगर जो कवायद बनने हैं वो बनेंगे और फिर प्रिंट होकर लोगों को जो है वो दस्तखत करवा कर दिए जाएंगे। लेकिन मसला यह है कि यहाँ पर जो के इलेक्ट्रिक का अमला है वो ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। यूसी के जो इंचार्ज हैं रिजवान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब, ये बताइएगा, आप लोगों ने यूसी से रब्ता करने की कोशिश की है के इलेक्ट्रिक में कि भाई यहाँ की इस्तिस्ना करार दिया जाए? कुछ अर्सा पहले वो आए थे और वो अपना वही राग अलापते हैं कि वो जो है हमें यहाँ से ड्यूज़ है, ये है वो है। अब यहाँ कच्ची आबादी है, इतने गरीब लोग हैं, आए दिन यहाँ लोड शेडिंग होती है, हमारे पास दरख्वास्तें लेकर आ जाते हैं बेचारे, उनको तो पता ही नहीं है और वो बिल भी भर रहे हैं जो बिल लेकर आ रहे हैं। अब जैसे कि 200 लोग हैं तो 150 लोग बिल भर रहे हैं और जो 50 लोग नहीं भर रहे तो उसकी वजह से बोले देखो हम भी मरते हैं, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे पास यहाँ आते हैं अगर काम के लिए तो आपके सामने ही देखेंगे लाइट गई हुई है, कोई पता ही नहीं है किस टाइम जाए, कोई वो ही नहीं है, इशू नहीं है यहाँ कि किस टाइम लाइट जाए। कितने घंटे, कितनी मतलब यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2.5-3 घंटे की लोड शेडिंग है सर। अगर वो आ गई तो जैसे आधा घंटा आई फिर चली गई लाइट, वो कोई पता ही नहीं है हमें और हम काम कैसे करेंगे। हम आपके सामने बैठे हैं, देखो वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके इतने मसले मसाइल है वो हमें। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारे जो बर्थ सर्टिफिकेट और कवायद नाम है ये मौजूद है और ये वो तमाम हैं जो कि प्रूफ रीडिंग के बाद यहाँ पर रखे हुए हैं। अब इसकी रीप्रिंटिंग होनी है लेकिन लाइट नहीं है, कंप्यूटर नहीं चल रहा। अगर आप दूसरे सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर यूसी के जो दूसरे मुलाजमीन हैं वो भी बैठे हुए हैं और वो भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब लाइट आएगी और कब जो है वो मामला आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, लोगों को वादा पूरा कर कर जो है वो नहीं दिया जा रहा। यूसी में लोग सहूलियात फराहम करने के लिए बैठे लेकिन ये लोग खुद बेबस हैं कि किस तरीके से जो है वो इनको काम करके दिया जाए। अगर आप ये कमरा देखेंगे तो ये कंप्यूटर रूम है, यहाँ पर जो है वो तमाम कवायदनामे जो है वो तैयार किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भाई भी जो है वो मोबाइल की रोशनी में अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई, अब ये मोबाइल की रोशनी चलेगी या अगरबत्तियाँ मोमबत्तियाँ यही चलती रहेंगी, लाइट नहीं? भाई लाइट का तो पता ही नहीं है। अब वो ये इसी पे गुजारा होता है, मोबाइल की लाइट पे। कभी मोमबत्ती मंगवा लेते हैं, वही जलाते हैं। लाइट आती है मुश्किल से, कोई जो ऑफिस टाइम है 9 घंटे की, उसमें कोई 1 घंटा 1.5 घंटा लाइट आती है। जी बिल्कुल, 1 से 1.5 घंटा जो है वो लाइट आती है और उसके बाद फिर लाइट जो है वो चली जाती है। ताहम न सिर्फ यहाँ के इलाके के लोग बल्कि यूसी की इंतज़ामिया भी यही मुतालबा कर रही है कि फौरी तौर पर जो है इस मामले को हल किया जाए ताकि सरकारी कार खैर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची की मंजूर कॉलोनी की फर्नीचर मार्केट में सन्नाटों के डेरे। मार्केट के सदर चौधरी ज़ीशान गुज्जर का कहना है कि लकड़ी की शीट्स बनाने वाली कंपनियों ने डॉलर सस्ते होने के असरात आवाम तक नहीं मुंतकिल होने दिए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मंजूर कॉलोनी की फर्नीचर मार्केट के एक शोरूम में मौजूद हूँ जहाँ पर अनवार अक़साम के खूबसूरत फर्नीचर यहाँ पर जो फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि मंजूर कॉलोनी की जो फर्नीचर मार्केट है यहाँ पे ख़रीदारी का रुझान इंतहाई कम है। जो हमारे ताजरों से बात हुई है तो ताजरों का बताना है कि बिलखुसूस जो बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ जो लकड़ी की शीट्स बनाने वाली कंपनी है उनकी भी हट धर्मी है, उन्होंने जो है वो लकड़ी की शीट्स कम नहीं की है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ताजर परेशान है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मंजूर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट के सदर चौधरी ज़ीशान शरीफ गुज्जर से जानते हैं। ज़ीशान साहब, क्या सूरत हाल है? इश्यूज सबसे बड़े ये हैं कि जब आप पेट्रोल इंक्रीज़ होता है तो फ़ौरन रेट बढ़ जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी किसी के पास नहीं है इस टाइम। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस तो करें कम से कम। अगर डॉलर नीचे जा रहा है तो शीटों के रेट भी नीचे जाने चाहिए, मटेरियल के रेट भी नीचे जाने चाहिए। अवाम 25% मेरे हिसाब से जो है कारोबार रह गया है, 75% इस टाइम 10 तरह से लोगों के बाहर है। हम परेशान हैं, छोटा तबका बिल्कुल ही पिस गया है।
शीटें कम होने के बजाय जो है 800 रुपये शीट जो है उसके ऊपर एक हफ्ते के अंदर बढ़ा दिया। 800 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट नहीं है इस टाइम। जी बिल्कुल, ये थे चौधरी दिशान शरीफ गुज्जर, जिनका बताना है कि जो लकड़ी की शीट्स बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं उनकी जो है वो उजारादारी और उनकी हठधर्मी की वजह से जो डॉलर की कीमतें कम हुई हैं उसका फ़ायदा उन्होंने आवाम तक और बिलखुसूस जो ताजरों तक है मुंतकिल नहीं उन्होंने दिया। उन्होंने जो है वो शीट्स की कीमतें कम नहीं की हैं और बिजली गैस की कीमतों को जावाज़ बनाकर उन्होंने शीट्स की कीमतों में इजाफा किया है। यहाँ के ताजिर हैं, बिलखुसूस जो मंजूर कॉलोनी के ताजिर हैं, दुकानदार हैं, शोरूम्स के जो मालकान हैं वो शदीद परेशान हैं। उनका मुतालबा है कि जो मुनाफाखोर कंपनियाँ हैं लकड़ियों की शीट्स बनाने वाली उनके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करे ताकि जो लकड़ी का कारोबार जो है वो फ़रोग़ पा सके। जी नाज़िम, महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज में ठेकेदारों को तरक्याती मंसूबों के लिए बगैर किसी NIT के जाली वर्क ऑर्डर जारी करने का इंकशाफ हुआ। महकमा एंटी करप्शन ने घेरा तंग किया और एग्जीक्यूटिव टू इंजीनियर गुलाम मोहम्मद कुरैशी को मुतअद्दिद बार शोकॉज नोटिस जारी करने के बावजूद कार्ड फराहम न करने पर मुकदमा दर्ज करने के लिए एंटी करप्शन कमेटी 1 को केस अरसाल कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौरियो से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये मामला महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज हाईवे डिवीज़न का है, जो सजावल जिले में जो मुद्देना तौर पर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं गुलाम मोहम्मद कुरैशी, उनकी जानब से बगैर NIT के जो है ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर दिए गए थे, जिस पर ये मामला एंटी करप्शन के पास पहुंचा। तो एंटी करप्शन ने मुतअद्दिद बार इस अफसर को NIT का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए नोटिस जारी किया, लेकिन अफसर ने रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। तो उसके बाद जो महकमा एंटी करप्शन ने इस अफसर गुलाम मोहम्मद कुरैशी के खिलाफ जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सजावल हाईवे डिवीजन है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कमेटी 1 जो चीफ सेक्रेटरी सर बनाई गई है, उस कमेटी को सिफारिश की है कि इसके खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तार करने की मंजूरी दी जाए, क्योंकि इसको मुतअद्दिद बार महकमा एंटी करप्शन नोटिस जारी किया, लेकिन नोटिस के बावजूद भी उन्होंने रिकॉर्ड फराहम नहीं किया, जिसके बाद कई ठेकेदार ऐसे थे जिन्होंने जो है मुबैना तौर पर रिश्वत देकर वर्क ऑर्डर हासिल किए, लेकिन वो जाली साबित हुए। तो इनके खिलाफ महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात की और तहकीकात करने के बाद में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश जो है एंटी करप्शन कमेटी 1 को अरसाल कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नौरियो, अपडेट कर रहे थे। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का कब्जों पर कार्रवाई के लिए पुलिस से राब्ता कायम हो गया। सीनियर नायब चेयरमैन इब्राहिम हबीब कहते हैं अब ज़मीनों पर कब्जे के मामला थाने में हल होंगे, कब्जा माफिया को जाली कागजों पर स्टे ऑर्डर नहीं मिल सकेगा। मजीद बताएंगे अयाज राना। जी बिल्कुल, जैसे कि आबाद का एक बड़ा मौक़िफ़ सामने रहा है और बड़ा उनका तमाम हुकूमतों से उनका एक ही मुतालबा रहा है कि जो ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं उसको लेके एक तशवीश की लहर जो है आबाद के बिल्डर्स के अंदर मौजूद थी। अब कराची के अंदर जो बिल्डर्स का मसला है वो ज़मीनों पे कब्ज़े का एक बड़ा मसला चल रहा है। अब देखना यही है कि वो कहाँ तक पहुँचा, उसको जानने के लिए आज हम आबाद में मौजूद हैं। मेरे साथ सीनियर वाइस चेयरमैन मौजूद है इब्राहिम हबीब साहब, उनसे जानते हैं। इब्राहिम साहब, आपका मामला कहाँ तक पहुँचा और क्या कहते हैं, अब कहाँ ये मामला जाके फंसे कि कब्ज़े ख़त्म हो गए, कब्ज़े गज़वार हो गए, आपकी चीज़ें वापस मिलनी शुरू हो गई हैं क्या? नहीं, बिल्कुल जैसा कि आपने फरमाया, बहुत अच्छा इस वक्त हमारा लाइजन हो गया है पुलिस के साथ, बहुत अच्छा लाइजन हमारा रेंजर्स के साथ भी है। और जब IG साहब यहाँ हमारे आबाद में सारे DIGs के साथ यहाँ हाजिर हुए थे और बड़ा अच्छा उन्होंने क्लियरली मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो भी कंप्लेन आएगी, अमूमन हमारे यहाँ जो कब्ज़ों का सिलसिला है ना, वो रात को कब्ज़े होते हैं, सुबह कोर्ट में जाके नाज़िर की इंस्पेक्शन करके वो एक सिलसिला बना के डिलेइंग पर्पस किया जाता है। लेकिन IG साहब से क्लियर हमें इन्होंने एक मैसेज दिया है, बहुत पॉजिटिव सोच के मालिक थे वो। उन्होंने सारे SSPs को पाबंद किया है कि रात को 2 बजे अगर आबाद के यहाँ से कोई भी मैसेज आता है तो वो कब्ज़ा कोई खाली मतलब कोई कब्ज़ा नहीं कर सकेगा। जैसे कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने यही बताया कि इस वक्त इनका बड़ा अच्छा लाइजन चल रहा है। इस वक्त पुलिस और IG हो या तमाम SPs हो, उनको ये पाबंद किया गया है IG साहब की जानिब से कि जब भी कोई आबाद की जानिब से कंप्लेन आएगी तो उसको फौरी बर वक्त जो है उस पर कार्रवाई की जाए और उनको डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ही जो है, जहाँ डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करने के लिए कोर्ट चला जाते थे जो कब्ज़ा करने वाली माफिया थी, तो उनकी अब जो है वो सुनवाई थाने लेवल पर ही उसको पूरा कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पुलिस एहलकारों की सरपरस्ती में बंगले पर कब्जा करने का इल्ज़ाम, पुलिस एहलकारों समेत 3 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। संगीन नताइज की धमकियां देने और भत्ताखोरी समेत दीगर दफात शामिल हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब हुसैन से। शाहज़ेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में जो है कराची के जो पोश इलाके हैं वहाँ पर ज़मीनों पर कब्जा करने और इसी तरीके से बंगले पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने सोशल एक्टिविस्ट मुश्ताक सरकी और
पुलिस एहलकारों समेत 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दरअसल थाने में फतह खान नामी शहरी की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है मुकदमे में संगीन नताइज की धमकियां देने और बच्चाखोरी समेत दीगर दिफात शामिल की गई है। जिसके मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है उससे जो है मुश्ताक सरकी नामी शख्स ने 5 करोड़ रुपए जो है बत्ती की वसूली के लिए जो है कॉल की गई थी। तमाम पुलिस का कहना है कि वाकई का मुकदमा दर्ज करके SIU जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उसके हवाले कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब हुसैन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की अहम समाअत हुई। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट्स को रिवायती करार दे दिया और लापता अफराद का सुराग ना लगाने पर GIT हुकाम पर भी इजहार बरहमी किया। GIT सरबराह और सूबाई टास्क फोर्स सरबराह को भी तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस नेमतुल्लाह फल भुट्टो ने रिमार्क्स दिए कि GIT इजलास में लापता अफराद का सुराग नहीं लगाया जा सकता तो ये कार्रवाई फजूल है। अदालत ने इजलास के 3 रोज़ बाद GIT's रिपोर्ट जारी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वफाकी वज़ारत दाखिला और दिफा की रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। अदालत ने कहा अब ऐसा नहीं चलेगा, लापता अफराद का सुराग लगाना होगा वरना तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने लापता शहरी नूर जमान, हैदर, तलहा, खैरुज़्ज़मान और दीगर की बाजियाबी के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मज़ीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कुछ बात करेंगे शहर कायद के मौसम की, जो कि खुश्क और गर्दो गुबार का राज बरकरार है। मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शमाल मशरिक सिंध से चलने वाली हवाओं के बायस नमी का तनासुब 35 से 55% रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मजीद अहवाल बता रही हैं आयशा आफरीन। जी कराची में इस वक्त मौसम काफ़ी खुश्क है, जबकि जो धूप की शिद्दत है उसमें भी काफ़ी आज कमी वाक़ई हुई है। इसके साथ साथ जो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत है शहर कायद का वो तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जबकि शुमाल मशरक़ी सिंध से चलने वाली जो हवाएँ हैं उनकी रफ्तार तकरीबन 3 से 7 किलोमीटर फ़ी घंटा है और इन हवाओं की वजह से कराची में नमी का तनासुब तकरीबन 35 से 55% बताया गया है। जबकि जो कराची में खुश्क और गर्दो गुब्बार वाला मौसम है इससे जो एलर्जी के शिकार अफराद हैं उनको भी काफ़ी इससे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और घर से कम निकलें। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज ये भी बताया गया है कि एक मगरिब की जानिब से कमज़ोर सिस्टम आया है जिसकी वजह से कैटी बंदर और ठट्टा के इलाकों में आज बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं, जिसकी वजह से कराची के कुछ साहिली इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कुछ ऐसी सरगर्मियाँ दिखाई देने का इम्कान है, जैसे बूंदाबांदी या इसके साथ साथ हल्की बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया गया है। जी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल गर्ल्स फुटसॉल टूर्नामेंट जारी है। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से। आज इंटर स्कूल टूर्नामेंट में फुटसॉल टूर्नामेंट का जो पहला मैच है वो हैप्पी होम स्कूल सोसाइटी और जो है दी एजुकेटर लखनऊ के दरमियान खेला गया। हैप्पी होम स्कूल ने जो है ये मैच जो है विन करके अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हमारे साथ जो है इनकी कप्तान और दीगर खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, पहला मैच था, विन किया, मुबारकबाद हो आपको। सबसे पहले क्या कहेंगी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ये मौका फराहम किया, आपकी कोच आपके साथ मौजूद हैं, उन्होंने आपको बड़ा बकअप किया मैच के दौरान, तो कैसे देख रही हैं इस टूर्नामेंट को और कितना इन्जॉय किया? हमने बहुत इन्जॉय किया है ये और एक अच्छा चांस था कि हम फुटबॉल खेलें और काफ़ी मज़ा आया, हमने प्रैक्टिस भी की। और इस टूर्नामेंट से पहले प्रैक्टिस आप लोगों ने स्कूल्स में भी करी थी, कोच आपको प्रैक्टिस कराते थे, तो क्या माइंड में जो है प्लान बनाकर यहाँ पर आप लोग आए थे? हम बस ये प्लान बना के आए थे कि अपना बेस्ट देना है हमने और कोशिश करनी है कि जीतें, हम सब करें, मतलब जितना हमसे हो सकता है वो करें। हमने अपना बेस्ट दिया, फिर जीता हमने मैच। अच्छा, हम इनकी जो है जो दीगर खिलाड़ी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कैसा लगा इस टूर्नामेंट में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आपको ये मौका फराहम किया? बहुत अच्छा लगा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन का बोर्ड है वो गर्ल्स को भी एक मौका दे रहा है कि वो अपने जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करें और आगे दूसरों की तरफ परफॉर्म करें टीम्स के साथ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो उम्मीद है कि आप अगले राउंड भी क्वालिफाई करके फाइनल में जाएंगे और ये जो है टाइटल विन करेंगे? जी बिल्कुल, जीत के ही जाएंगे, हार के नहीं जाएंगे कभी भी। देखें, हमारे साथ ये लड़कियां मौजूद है हैप्पी होम स्कूल की, जिन्होंने जो इस टूर्नामेंट का मैच खेला और जो है अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। काफ़ी खुश नज़र आ रही है। उनका ये कहना है कि इस फुटसॉल टूर्नामेंट का जो टाइटल है वो ये विन करेंगे और ट्रॉफी लेके जाएंगे। जी दूसरी जानिब शहर कायद में ऑल पाकिस्तान बॉलिंग टूर्नामेंट का भी आगाज़ हो गया है। तफसीलात जानेंगे जावेद इकबाल से।
जी, मैं सर रॉयल लॉडल क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ पर बॉलिंग टूर्नामेंट का आगाज़ तो हुआ है, लेकिन स्पेशल अफराद के लिए यहाँ एक खुसूसी कैटेगरी रखी है। हमारे साथ सनम अदनान मौजूद है, इनसे बात करें। सनम, किस तरह देख रही है, कितना हौसला अफजाई कि पहली बार आप लोगों को शामिल किया गया है और आपके कम्युनिटी को, ताकि वो एक हेल्दी एक्टिविटी में हिस्सा लें? ये हमारे यहाँ टीम, हम लोग हर साल डेफ टीम खेलते हैं और यहाँ हमारे आज जो है ना माशाल्लाह 20 वुमेन और 20 मैन है टीम में, और ये सारे डेफ है, बिल्कुल कम्प्लीटली डेफ हैं, और हमने उनको काफ़ी प्रैक्टिस करवाई और हम लोग बहुत एक्साइटेड है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की और हम हर साल ये बॉलिंग की टीम करते हैं। तो कैसा रिस्पांस आता है, क्योंकि अच्छे आपके खिलाड़ी हैं माशाल्लाह से, लड़के हों लड़कियां हों? इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा। कितना खुशाइंद है कि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी में हिस्सा लेना, कितनी खुशी होती है आप लोग को इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा लेके स्पोर्ट्स में शामिल हो? इसकी हम लोग तो बहुत ही इस खुशी में शामिल में है कि सारे डेफ लोग को खेलने का मौका मिला है और इनकी इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी हुई है। जो मतलब कभी नहीं खेले, उनको जो फर्स्ट टाइम खेला उनकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, तो बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब बहुत इनको मज़ा आ रहा है। थैंक यू। सुना आपने कि डेफ एंड डब जो एक कैटेगरी है उनको भी शामिल किया गया। देखें बड़ी तादाद में यहाँ पे बताया गया कि 60 के करीब जो अफराद हैं वो शामिल हैं इस इवेंट में, और यहाँ पे जो है उनकी कैटेगरी रखी है और बताया गया कि इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ और कैटेगरी, मीडिया कैटेगरी, सिंगल है, डबल है, टीम इवेंट है, और ऑल पाकिस्तान लेवल पे ये मुकाबले हो रहे हैं। एक बॉलिंग महंगा खेले, लेकिन यहाँ पे इन्हें ये सहूलत मुफ्त फराहम की गई। जी, कराची आर्ट्स काउंसिल में सीखो सिखाओ पाकिस्तान के उन्वान से फेस्टिवल का आज दूसरा और आखिरी रोज़ है। तफसीलात बताएंगी सबा परवेज़। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्ट काउंसिल में, जहाँ पर सीखो सिखाओ पाकिस्तान के उन्वान से फेस्टिवल का इनेकाद किया गया था। कल जो था वो इसका पहला रोज़ था, आज इसका दूसरा और आखिरी रोज़ है। यहाँ पर मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा और तालबात जो हैं वो यहाँ पर शरीक हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी फैज़ाबाद स्कूल के जो है वो प्रिंसिपल मौजूद है, जिनके बच्चे भी यहाँ पर, तलबा भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इनसे जानते हैं कि मुझे बताइए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ क्या आपके होनी चाहिए आपके ख्याल में कि नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्या फ़ायदा क्या है इससे? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इस तरह की एक्टिविटीज़ तो होनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्कूल आज पहली बार यहाँ पे आया है और बच्चे इस तरह के जो कहीं निकले नहीं, उन्होंने कुछ देखा नहीं, तो इनके लिए तो बहुत अच्छी बात है और टैलेंट इस तरह हमारा आगे आता है और ये तो होने ही चाहिए, फ्रीक्वेंटली होने चाहिए इस तरह के इवेंट्स। तो कौन कौन से एक्टिविटीज़ में आज स्टूडेंट्स को इंगेज करवाया? वैसे हम तो एक मॉडल और पोस्टर्स वगैरह बनवा के आए हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे हो रहे हैं पोस्टर्स के, ड्राइंग के, स्टोरी टेलिंग है, इन सब में ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनसे पता चल रहा है कि ये आगे आना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो इन चीज़ों में ज़्यादा इंगेज होते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स, तो अब जो है वो सरकारी स्कूल भी इन चीज़ों में इंगेज हो। हाँ, एक तो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है कि आपकी मैनेजमेंट कैसी है, और दूसरा ये बच्चे उन एरियाज से हैं जहाँ पे मतलब ना तो वो पहुँच सकते हैं, ना उनके पास वो रिसोर्सेज है कि वो आगे निकलें। बहुत अच्छा यहाँ पे इनको लगा है और बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों को। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। सरकारी स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, इनसे जानते हैं। जी बेटा, मुझे बताओ आपने क्या आज पेंटिंग क्या किया आपने? आज हमने पेंटिंग की है और बहुत सारी खुशियाँ हैं और हम यहाँ पे आए, पहली बार हम इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर पहली बार इंजॉय कर रहे हैं। हमने कल अपने प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए थे, तो प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया है और ये अभी पेंटिंग की है और अभी उधर स्टोरी सुनी है और रीडिंग की है। जी बिल्कुल, नन्हे मुन्ने जो है वो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं आज के फेस्टिवल को। आज जो है वो दूसरा और आखिरी रोज़ है फेस्टिवल का। सरकारी स्कूल्स के साथ जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के तलबा और तालबात ने भी यहाँ पर शिरकत की है और साथ साथ उनके असातिज़ा भी मौजूद हैं जो इनको गाइड कर रहे हैं और चीज़ों के हवाले से बता रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें स्टोरी टेलिंग, पोस्टर और दीगर इंफॉर्मेटिव सेशंस दिए जा रहे हैं बच्चों को, जिसमें उन्हें जो है वो मज़ीद लर्न करने का मौका दिया जा रहा है। जी।